सो बैटल थ्रू द हेवंस की एक और नोवेल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अभी जस्ट हमारे जियान ने बस दोहुआंग में ब्रेक थ्रू किया ही था, तभी पॉइजन सेक्ट, म्यूलन वैली और ओल्ड गीज सेक्ट ने मिलकर कर दिया हमला जामा एम्पायर पे। तो चलो जानते हैं आज क्या है पूरा मामला। पिछले एक्सप्लेनेशन में जियान और जिया दोनों मिलकर उस माउंटेन वैली से बाहर आ गए थे और आके कागेंग और लिंगर के ग्रुप को बचा लिया था। पिछले एक साल में क्या हुआ ये जियान को तो बिल्कुल पता नहीं था। इस वजह से वो यांग चेन को ये सवाल पूछता है। ये सुन के यांग चेन तो एकदम स्टन रह गया था। वो सोचता है जामा एम्पायर में इतना बड़ा इवेंट हो गया, लेकिन यहाँ के ओवरलॉर्ड को पता ही नहीं है क्या हुआ है। जियान यांग चेन के फेस पे ये बात पढ़ लेता है। जियान एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं पिछले कुछ टाइम से रिट्रीट में था। यांग चेन को तब कुछ समझ में आता है। वो कहता है अच्छा तो चीफ शाओ पिछले कुछ टाइम से रिट्रीट में थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये अब तक का सबसे खराब टाइम चल रहा है। जियान कहता है थोड़ा डिटेल से बताओ क्या हुआ। जिन लोगों ने अभी हमला किया वो पक्का पॉइजन मास्टर्स थे ना। अब इतने सारे पॉइजन मास्टर्स का जामा एम्पायर में होना बहुत ज्यादा रेयर है, तो इतने सारे पॉइजन मास्टर्स आए कहाँ से। लिंगर जो कि साइड में खड़ी हुई थी वो इंटरप्ट करते हुए कहती है क्योंकि ये सारे के सारे पॉइजन मास्टर जामा एम्पायर से है ही नहीं। यांग चेन एक सांस लेके बोलता है कि ये सब तो चुयन एम्पायर से आए हैं। एक साल पहले जब चीफ शाओ ने हमारे ग्रुप को बचाया था उसके कुछ ही टाइम बाद ये न्यूज आई थी कि चुयन एम्पायर जामा एम्पायर पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद उन लोगों ने हमारा बॉर्डर ब्रीच करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो ये मर्सनरीज के बीच में फाइट थी और ये चीज काफी टाइम तक चलती रही, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से बहुत सारे पॉइजन मास्टर जामा एम्पायर में एंटर हो गए। इस वजह से जामा एम्पायर ने अपने कई शुरुआती डिफेंस सिस्टम को खो दिया था। जैसे ये खबर ऊपर के अपर एशेलॉन्स में जाती है, इस खबर को सुन के इंपीरियल फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जियान अपनी आईब्राउज को रेज करके कहता है कि पॉइजन सेक्ट। यांग चेन बताता है कि पॉइजन सेक्ट का पिछले कुछ टाइम से चुयन एम्पायर में काफी ज्यादा नाम चल रहा है। अब भले ही ये सेक्ट पिछले कुछ ही टाइम में स्टेबलाइज हुआ हो, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। सिर्फ पिछले 5 सालों में पॉइजन सेक्ट ने चुयन एम्पायर के कई सेक्ट्स को तबाह कर दिया है और अब पूरे के पूरे चुयन एम्पायर का एक सिंगल ओवरलॉर्ड है पॉइजन सेक्ट। खबर तो ये भी है कि चुयन एम्पायर की इंपीरियल फैमिली भी उनके द्वारा कंट्रोल करी जा रही है, क्योंकि चुयन एम्पायर में उनके एम्पायर से ज्यादा तो पॉइजन सेक्ट के चर्चे हैं। जियान पूछता है पॉइजन सेक्ट के लीडर की स्ट्रेंथ क्या है। यांग चेन बताता है कि ये रूमर है कि पॉइजन सेक्ट के लीडर की स्ट्रेंथ एटलीस्ट डोजोंग लेवल की है। अब क्योंकि पॉइजन सेक्ट इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस वजह से यान अलायंस उसका सबसे पहले टारगेट बनता है, क्योंकि यान अलायंस अब जामा एम्पायर का एक ओवरलॉर्ड बन चुका है। इस वजह से इन दोनों फैक्शंस के बीच में पिछले एक साल में कई बार फाइट हो चुकी है। 6 महीने पहले एक बार तो पॉइजन सेक्ट का लीडर भी अपेयर हुआ था। इस फाइट में जामा एम्पायर की तरफ से आइस एम्पर हाइवोदोंग और इंपीरियल फैमिली के एक ओल्ड सीनियर जालाओ और उसी के साथ इंपीरियल फैमिली का एक बहुत ही बड़ा जाइंट बीस्ट जिसकी स्ट्रेंथ 2 वांग के लेवल की थी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इतनी पावर के साथ भी उस पॉइजन सेक्ट के लीडर ने इन लोगों को हरा दिया था। ये बात यांग चेन एक सैड स्माइल के साथ बताता है। ये सुन के जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है और उसके हार्ट में भी अब कई वेव्स क्रिएट हो चुकी थी। ये बात काफी हैरानी की थी कि हाइवोदोंग और इंपीरियल फैमिली ये लोग भी हार गए थे उस सेक्ट लीडर के हाथों से। वो ये समझ गया था कि अगली पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान कहता है आगे बताओ। यांग चेन आगे बोलता है कि जैसे ही हाइवोदोंग और इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में थी तभी अचानक से स्नेक पीपल की क्वीन मेडुसा अपीयर होती है और क्वीन मेडुसा और उस पॉइजन सेक्ट के लीडर के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। पर उन दोनों में से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस बात को डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। थोड़े से टाइम बाद वो पॉइजन सेक्ट का लीडर उस फाइट से अपने आप विड्रॉ कर लेता है और बस इसी वजह से यान अलायंस एक बहुत ही बड़ी डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ पाती है। जियान यांग चेन के फेस पे ये बात बताते समय कई बार एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देख सकता था। यांग चेन आगे बोलता है क्वीन मेडुसा की हेल्प से अब यान अलायंस दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और उन लोगों ने स्नेक पीपल के साथ एक अलायंस क्रिएट करी है, जिसकी वजह से अब यान अलायंस की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो गया है। जियान ये बात सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि स्नेक पीपल कभी नॉर्मली फाइट में इंटरवीन नहीं करते थे। यांग चेन बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले चुयन एम्पायर ने स्नेक पीपल को अपना टारगेट बनाया था और अगर क्वीन मेडुसा स्नेक ट्राइब में वापस बहुत जल्दी नहीं आती तो शायद स्नेक ट्राइब भी आज पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती। ये बात सुन के जियान को क्लियरली समझ में आ गया था। वो कहता है अच्छा कायलन को इस वजह से इतनी जल्दी वापस जाना पड़ा। यांग चेन आगे बोलता है क्योंकि सबका एनिमी एक ही है, इस वजह से ये दोनों रेस साथ में आ गई हैं। शुरुआती समय में तो फिर भी इन दोनों रेस के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए, लेकिन जब उस इंपीरियल फैमिली के ओल्ड मैन ने ये प्रॉमिस किया कि अगर हम इस बैटल को जीते तो जामा एम्पायर में स्नेक ट्राइब के लिए भी एक जगह होगी जहाँ पे वो ब्रीड कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तब से सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है। तो जियान एक स्माइल के साथ पूछता है कि अब तो स्नेक ट्राइब की भी हेल्प है हमारे साथ, अब तो चुयन एम्पायर को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा राइट, क्योंकि जियान को भी अपनी यान अलायंस पे काफी ज्यादा भरोसा था और उसे ये भी पता था कि स्नेक ट्राइब में कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। यांग चेन एक सैड फेस बना के कहता है कि हाँ अगर चीजें नॉर्मल होती तो बिल्कुल ऐसा होता। वो आगे बताता है कि जब जामा एम्पायर ने और स्नेक ट्राइब ने अपने हाथ मिलाए तो चुयन एम्पायर को भी 2 स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स का साथ मिल गया। इस वजह से चुयन एम्पायर की स्ट्रेंथ फिर से एक बार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पूरा का पूरा प्रेशर यान अलायंस की तरफ फिर से शिफ्ट हो गया है। जियान कहता है कौन से 2 एम्पायर? वो कहता है लुयन एम्पायर और मूलन एम्पायर। ये सुन के यांग चेन बोलता है हाँ चीफ शाओ आप सही कह रहे हो। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों एम्पायर जामा एम्पायर से कतई वीक नहीं है और कई जगह पे तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये दोनों एम्पायर जामा एम्पायर से काफी
स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सीधा का सीधा चुयन एम्पायर से मैच करती है। इस वक्त यांग चेन का एक्सप्रेशन काफी अगली था। वो काफी डिफिकल्टी से दो नाम बोलता है, गोल्ड गी सेक्ट और म्यूलन वैली। जियान सॉफ्टली बोलता है गोल्ड गी सेक्ट और म्यूलन वैली। हाँ, अब जियान के रडार पे ये दोनों सेक्ट चढ़ चुके थे। यांग चेन बताता है कि लुयू एम्पायर में गोल्ड गी सेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और उसके लीडर का नाम है यान लुओटियान और उसकी स्ट्रेंथ एक इलाई डोजोंग लेवल पे है। हालांकि वो डोजोंग के शुरुआती स्टेज पे है। यांग चेन बताता है कि म्यूलन वैली म्यूलन एम्पायर से बिलोंग करती है। हालांकि उनके पास कोई इलीट डोजोंग तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक बहुत ही खतरनाक स्किल है जिसे वो लोग 3 बीस्ट सैवेज स्किल बोलते हैं। उनके 3 एल्डर्स ऐसे हैं जो इस स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ पीक ऑफ दो हुआंग पे है, लेकिन अगर उन लोगों ने एक बार इस की मेथड को एक्टिवेट कर लिया तो वो एक इलीट डोजोंग से भी फाइट कर सकते हैं। हम अगर उन तीनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो उनकी स्ट्रेंथ ये लुओटियान से बिल्कुल भी वीक नहीं होगी। अब ये बोलते बोलते यांग चेन का फेस बिल्कुल रेड पड़ चुका था। वो बोलते बोलते इतना खो गया था कि वो अपनी सलाइवा से चारों तरफ बरसात कर रहा था। लेकिन ये सुन के जियान का फेस काफी ज्यादा ग्लूमी हो जाता है क्योंकि अगर ये खबर सही है तो यान अलायंस और जामा एम्पायर सच में बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि 3 इलीट डोजोंग से फाइट करना कोई बच्चों की बात नहीं है। इवन इफ हमारी साइड क्वीन मेडुसा थी, बट ये सिचुएशन स्टिल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जियान कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए रिट्रीट में क्या गया, ये जामा एम्पायर तो पूरा अपसाइड डाउन हो गया। यान चेन एक डिजेक्टेड आवाज में बोलता है ओरिजिनली यान अलायंस और जामा एम्पायर दोनों के बहुत जल्दी हारने के चांसेस थे, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि वो तीनों फैक्शंस अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। उनके इंटरनल अपर एशेलॉन्स के दिमाग अलग अलग तरीके से चलते हैं। उन तीनों सेक्ट के लीडर एक डोजोंग से फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों में से कोई भी क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि पॉइजन सेक्ट के लीडर को छोड़ के, चाहे वो हो लुओ यंटियान या हो वो म्यूलन वैली के 3 एल्डर्स, क्वीन मेडुसा के साथ 1-on-1 फाइट में कोई भी नहीं जीत सकता था। और अगर उनमें से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो उन्हें बैकस्टैब करने के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इस वजह से ये तीनों फैक्शन काफी टाइम से डिले कर रहे हैं इस मैटर को। बस वो इतना कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बस एक्सपर्ट्स को भेजते जा रहे हैं। आई गेस उनका गोल ये है कि वो पूरे के पूरे जामा एम्पायर के वॉरियर्स को टायर आउट करना चाहते हैं, मतलब थका के मारना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने जिनसे फाइट करी वो पॉइजन सेक्ट के मेंबर होंगे जो कि किसी तरीके से अंदर घुस आए हैं, लेकिन अचंभे की बात है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे घुस सकते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग यान अलायंस के कई वॉरियर्स ने फ्रंट में डिफेंसिव लाइन बना के रखी होगी। ये बोलते समय यानचेन काफी ज्यादा अनसर्टन फील कर रहा था, क्योंकि यूजुअली अगर कोई अंदर घुस भी आता है तो वो अकेले आता है, एक साथ सब लोग कैसे अंदर आ सकते हैं। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है जिस तरीके की करंट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आई होप जामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब मिलकर इस सिचुएशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमने जामा एम्पायर में जन्म लिया है तो हम यहाँ से बेघरों की तरह भागना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये सुन के जियान भी कई तरीके के इमोशंस को फील कर रहा था। वो यांग चेन के कंधे पे हाथ करके कहता है रिलैक्स, यान अलायंस जामा एम्पायर की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है और जब तक मैं जियान जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ही खराब चीफ रहा हूँ यान अलायंस का। बताओ इतना बड़ा इवेंट हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जियान के इस इनकरेजमेंट और हल्की सी स्माइल को देख के लोगों की स्पिरिट दोबारा से राइज होने लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट था इतनी कम एज में इतनी बड़ी अलायंस का लीडर बनना। यानचेन अपने चेहरे को रब करते हुए कहता है कि यान अलायंस और जामा एम्पायर तुम्हारा बहुत देरी से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुम हमारे अब ओनली सेवियर रह गए हो। उसे एक चीज याद आती है और वो बोलता है अरे हाँ, अगर चीफ शाओ आपको आगे जाना है तो आपको ईस्टर्न ब्लैक माउंटेन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही है। जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो एक स्माइल के साथ आसमान की तरफ देखता है और सबकी तरफ हाथ कप करके जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब जियान ने अपने दुई की विंग्स को ओपन कर लिया था और जाने के लिए रेडी था। जाने से पहले जियान कहता है एवरीवन होल्ड ऑन, मैं वापस आ चुका हूँ। ये कहने के बाद जियान ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ एक लाइटनिंग स्पीड से चला जाता है। जब से जियान ने दो हुआंग में ब्रेक थ्रू किया था उसकी स्पीड भी क्लियरली काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो जाते समय एक शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा था और विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स वो होराइजन से बिल्कुल गायब हो चुका था। रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों को बस एक रे ऑफ लाइट दिखती थी। यहाँ पे जियान अपनी मैक्सिमम पावर का यूज कर रहा था। जामा एम्पायर में इस तरीके का कोई इवेंट हो सकता है, जियान को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। वो क्वीन मेडुसा के प्रति काफी ज्यादा थैंकफुल भी फील कर रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो शायद उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दिक्कत में होती और ऐसा भी हो सकता था कि यान अलायंस और जामा एम्पायर ये दोनों ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते। और अगर कहीं ऐसा हो जाता तो हॉल ऑफ सोल की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। जियान की क्लैन का तो पहले ही पूरा पत्ता साफ हो चुका होता। जाते समय हम जियान की आंखों में एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए तूफान को देख सकते हैं। वो कहता है पॉइजन सेक्ट, हर किसी का एक रिवर्स स्केल होता है और जियान का रिवर्स स्केल था उसका क्लैन, उसके परिवार के लोग, और जो भी उन्हें हाथ लगाएगा उन्हें इस दुनिया से टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। पीछे से जिया भी जियान को लगातार फॉलो करते जा रही थी, लेकिन इस बार वो भी जानती थी कि अब शैतानियों का टाइम नहीं है। वो पूरी कोशिश करती है कि जियान की स्पीड को मैच कर सके। अब जिस स्पीड से जियान और जिया जा रहे थे उनके लिए रास्ता काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम में कवर होने वाला था और कुछ ही टाइम बाद एक इनॉर्मस येलो लैंड उनकी आंखों के सामने अपीयर होना शुरू हो जाती है। ये देख के जियान काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब वो ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के बिल्कुल पास है, जिसके बारे में यांग चेन ने बताया था। उड़ने के टाइम पे जियान ने कई लोगों को जाते हुए देखा। उन लोगों के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो
जामा एम्पायर को लेकर काफी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। अब ऐसा होना नेचुरल भी था क्योंकि जामा एम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 फैक्शंस को फेस कर रहा था और खासकर यान अलायंस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन में उसका चीफ ही उसके साथ नहीं है। इस वजह से क्वीन मेडुसा को पूरा बर्डन अपने सर पे लेना पड़ता है। जियान का मूड और भी ज्यादा ग्लूमी हो जाता है जैसे ही वो इन लोगों के चेहरे देखता है। उसके पूरे के पूरे लाइफ टाइम में उसने जामा एम्पायर में ऐसा सीन पहली बार देखा था। उसने पहली बार देखा था कि लोग कितने ज्यादा निराश हो सकते हैं और इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल वो 3 एम्पायर्स थे जिन लोगों ने वो अलायंस को क्रिएट किया था। ये सोच के जियान की आंखें और भी ज्यादा नैरो हो जाती हैं। हम उसकी आंखों में एक डार्क चिल को पास होते हुए देख सकते हैं। वो अपनी दुई की विंग्स को एक बार फ्लैप करता है जिससे उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अब नीचे जमीन में हार्डली कोई इंसान दिख रहे थे जिस वजह से नीचे की जमीन काफी डेसोलेट लग रही थी। तभी अचानक से एक छोटी सी आवाज आती है और हम 2 रे ऑफ लाइट को पास आते हुए देखते हैं। जब सीन थोड़ा क्लियर होता है तो समझ में आता है एक छोटा फिगर और एक बड़ा फिगर। जियान के इस तरीके से रुकने को जिया समझ नहीं पाती है। इस वजह से वो पूछती है क्या हुआ जियान। जियान कहता है सामने मैं 3 औरों को फील कर पा रहा हूँ और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक औरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है और बाकी के 2 लोग क्लियरली उसका पीछा कर रहे हैं। जियान अपनी आईब्राउज को निट करके नॉर्थ की तरफ देखता है। थोड़े से हेजिटेशन के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। जियान अपने स्पिरिचुअल सेंस को अंदर खींचते हुए कहता है कि ये तो कोई स्नेक ट्राइब का बंदा लग रहा है। उसने अपने स्पेशल परसेप्शन से देखा था कि सबसे आगे भागने वाला बंदा एक 2 वांग लेवल पे है और वो क्लियरली स्नेक ट्राइब से बिलोंग करता है। बाकी के उसके पीछे के लोग क्लियरली जामा एम्पायर से तो नहीं लग रहे थे, लेकिन जियान के लिए उससे भी बड़ा सरप्राइज ये था कि सबसे आगे भागते हुए स्नेक ट्राइब मेंबर से जियान ऑलरेडी काफी फेमिलियर था। पुराने मैटर को याद करके जियान के फेस पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन उसके पास सोचने का इतना ज्यादा टाइम नहीं था। वो अपने दुई की विंग्स को फ्लैप करता है जिससे वो नॉर्थ की तरफ बहुत तेजी से शूट हो जाता है क्योंकि पहली बात स्नेक ट्राइब अभी जामा एम्पायर की एलाई है और दूसरी बात वो क्वीन मेडुसा की एक सबऑर्डिनेट है। वो कोई और नहीं यूमे थी। ये वही स्नेक ट्राइब की मेंबर थी जिसने जियान का सबसे पहले पीछा किया था जब वो ग्रीन लोटस फ्लेम को एक्वायर करने के लिए गया था। यूमे काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। वो कहती है एक बार मेरी इंजरीज को हील होने दो, इन दोनों को तो मैं एक स्लो और पेनफुल डेथ दूंगी। लेकिन वो कहती है कि सामने वाली लिनियन सिटी तो ऑलरेडी जा चुकी है और इसकी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि बाकी के 3 सेक्ट के लोग वहाँ पे मौजूद हों। ओरिजिनली यूमे लिंगियन सिटी की एक गार्डियन थी और उसकी स्ट्रेंथ 2 वांग के 7th लेवल पे थी। जो भी घुसपैठिए घुस के आए थे उन लोगों को वो ऑलरेडी हरा चुकी थी, लेकिन शायद इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया क्योंकि इस बार 3 सेक्ट अलायंस ने 3 2 वांग एक्सपर्ट्स को इस छोटे से टाउन में भेजा था। उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि उसमें से एक बंदे की स्ट्रेंथ 8 स्टार ऑफ 2 वांग पे थी। एज अ रिजल्ट यूमे को काफी ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा। इस वजह से यूमे के पास सिटी को छोड़ के भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस बार अच्छी बात यह थी कि वो कई लोगों को लाई थी जिस वजह से यूमे और बाकी के लोग एस्केप करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन 3 सेक्ट अलायंस के तीनों 2 वांग को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनमें से एक 2 वांग तो सिटी में रह गया था, बचे हुए 2 वांग यूमे का पीछा कर रहे थे और सिचुएशन से ऐसा लग रहा था कि यूमे को पकड़ने से पहले वो लोग सांस नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि बस यूमे की खराब हालत थी, पीछे के दोनों 2 वांग एक्सपर्ट्स की हालत भी काफी ज्यादा मिजरेबल लग रही थी क्योंकि भले ही यूमे यहाँ पे काफी इंजर्ड हो गई हो, लेकिन स्नेक ट्राइब के लोगों की दुई काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और लीथल होती है। इस वजह से उन लोगों को भी अपनी बॉडी पे कई जगह पे इंजरी का सामना करना पड़ा था। वो थोड़ा सा इंतजार करके अपनी बॉडी को हील तो करना चाहते थे, लेकिन यूमे को कैप्चर करने का ऑर्डर ऊपर से आया था जिसे वो बिल्कुल भी डिफाई नहीं कर सकते थे। उन दोनों 2 वांग में से एक बंदा कहता है कि डैम इट, इसे एक बार मुझे पकड़ने तो दो, मैं इसे जी भर के टॉर्चर करूंगा, नहीं तो मेरे अंदर की हेटरेट को कैसे शांति मिलेगी। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है स्नेक ट्राइब के लोग काफी ज्यादा हाई प्राइस में बिकते हैं क्योंकि उनकी टंग काफी ज्यादा प्लेजरेबल होती है। चलो इसे कैप्चर करने के बाद देखते हैं ये मेरे ओल्ड फीमेल सर्वेंट से कितना ज्यादा कंपेयर कर सकती है। और उस बंदे के मुंह पे एक काफी ज्यादा लूड स्माइल दिख रही थी। इस बात को सुनकर दूसरे वाले बंदे का भी मूड थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वो कहता है हाँ बात तो सही कह रहे हो, इसे सबसे पहले कैप्चर करते हैं क्योंकि अगर हम जामा एम्पायर के ज्यादा अंदर चले गए तो हो सकता है कि कुछ नए एक्सपर्ट्स भी आ जाएं और फिर इस मैटर को हैंडल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अचानक से उनकी बॉडी से और ज्यादा गोल्डन ऑरा रिलीज होता है जिससे उनकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यूमे जो आगे उड़ रही थी इस चीज को क्लियरली फील कर पा रही थी। वो भी अपनी बॉडी की बची हुई दुई का पूरा इस्तेमाल करती है जिससे उसकी भी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसकी इंजर्ड बॉडी की वजह से वो इतने प्रेशर को सह नहीं पा रही थी। हम यूमे की बॉडी का ग्लो धीरे धीरे कम होता हुआ देखते हैं। इस सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था कि यूमे को कैप्चर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीछे से ये बंदे दोनों देख के काफ़ी खुश होते हैं। पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है क्या हुआ और भागो, लेकिन दूसरा वाला बंदा तो हमारी जियान से भी बड़ा ठरकी लग रहा था। वो यूमे की कमर की तरफ घूरे जा रहा था। हम यूमे की आंखों में एक डार्कनेस को सरफेस होता हुआ देख सकते हैं। वो एक स्माइल के साथ कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं तो ये तुम पहले ही बता देते, इस तरीके से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुन के उन दोनों में से एक बंदा कहता है कि हमें पता है कि हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले सौंप दोगी। वो दूसरे
वाले बंदे से कहता है कि फालतू में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से अटैक करो। ये कह के वो दोनों अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं और कुछ ही टाइम बाद एक हम बड़े से एनर्जी से बने हुए गीस को तैयार होते हुए देखते हैं। बाय द वे, गीस एक हंस की तरह बर्ड होती है और वो गीस एक शार्प क्राई के साथ यूमे की तरफ बढ़ने लगती है। यूमे ये देख के अपनी फिस्ट को क्लेंच करती है। वो अपनी बॉडी में बची हुई दुकी को मैन्यूवर करती है और अपनी तरफ से एक एनर्जी पिलर को उस गीस की तरफ शूट करती है। उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इस कोलिजन में यूमे का पिलर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था, लेकिन उस गोल्डन गीस का कलर हल्का सा डिम हुआ था। ये देख के यूमे की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है, लेकिन उसकी बॉडी का पॉइजन इस बात की गारंटी तो कर सकता था कि ये दोनों बास्टर्ड यूमे को डिफाइल न कर सके। और जब वो सुसाइड के लिए अपनी आंखों को बंद करने जा रही थी, तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर का फिगर फ्लैश होता है और जब वो गोल्डन गीस उस फिगर के 5 फीट के दायरे में आते हैं, वो अपने आप वहीं पर डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यूमे आंखें बंद करके एक बहुत ही ज्यादा पेन को एंटिसिपेट कर रही थी, लेकिन जब उसकी बॉडी बिल्कुल पेन फील नहीं करती है तो वो अपनी आंखें खोलती है। जियान पूछता है, तुम ठीक हो? ये सुन के यूमे काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी। यूमे जब जियान की तरफ देखती है तो उसे थोड़ी सी फैमिलियर फीलिंग तो होती है, लेकिन अब भी वो जियान को पहचान नहीं पाई थी। वो जियान की तरफ देखती हुई कहती है, तुम कहीं जामा एम्पायर से आए हो? ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, मैं जामा एम्पायर से हूँ। ये सुन के यूमे फाइनली एक रिलीव्ड सांस लेती है और इस रिलैक्सेशन की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन फैलना शुरू भी हो गया था। जब वो एग्जॉस्शन से अपनी आंखें बंद करने वाली होती है, तभी उसकी नोज में एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस जाती है। जियान कहता है कि तुम इसे ट्राई कर सकती हो अगर तुम्हें ये डर ना हो कि ये पॉइजन्ड है। ये सुन के यूमे को थोड़ा सा हेजिटेशन तो हो रहा था, लेकिन उससे उसकी बॉडी का पेन अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। इस वजह से वो इस पिल को लेके एक ही बार में गपाक कर लेती है और जैसे वो पिल उसके स्टमक में एंटर करती है, उसकी पूरी बॉडी में एक वार्म फीलिंग फैल जाती है। अब यूमे कंप्लीटली रिलैक्स फील करने लगी थी। वो एक सिंसियर स्माइल के साथ कहती है कि थैंक यू वेरी मच। वो कहती है कि मेरा नाम यूमे है और मैं स्नेक ट्राइब से हूँ। ये सीन देख के जियान थोड़ा सा कॉमिकल फील कर रहा था, क्योंकि जियान जब फर्स्ट टाइम स्नेक ट्राइब में गया था तब इस औरत ने जियान को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी थी और अब इसको 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म होते हुए जियान भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील कर रहा था। तो वो इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए वो उन दोनों की तरफ देखता है। उन दोनों लोगों का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क और सोलम लग रहा था। पीछे से यूमे की आवाज आती है, बी केयरफुल। ये दोनों गोल्ड गी सेक्ट और लुओयान एम्पायर से हैं। इनकी स्ट्रेंथ दोवांग क्लास में है, इन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जियान अपनी आईब्राउज को रेज करते हुए कहता है, गोल्ड गी सेक्ट। सामने वाला मिडिल एज्ड मैन एक ग्लूमी फेस के साथ कहता है कि लिटिल फ्रेंड, तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि किसी और की बिजनेस में अगर तुम ना खड़ा होगे तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। अब करेंटली जियान ऑलरेडी दो हुआंग में पहुंच चुका था, तो ये सामने वाले नमूने जियान की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी ऑब्जर्व तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जियान ने उन दोनों के अटैक को रिजॉल्व किया था, उस बात से ये तो क्लियर हो गया था कि जियान बिल्कुल भी वीक नहीं है, वरना ये लोग भी अभी किसी का इंतजार नहीं करते, सीधा जियान के ऊपर हमला कर चुके होते। ये सुन के जियान के मुंह से एक छोटी सी स्माइल छूट जाती है। हालांकि जियान ने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं किया था, लेकिन ये छोटी सी स्माइल उन लोगों के लिए क्लियर आंसर थी। तभी सामने वाला आदमी, जिसका नाम जिनजैन होता है, वो कहता है कि जामा एम्पायर के लोग काफी ज्यादा वार्म हार्टेड तो हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी इस चीज में इंटरवीन करने वाले हो तो फिर तुम अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो दोनों अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस आसपास के रीजन में एक दोवांग एक्सपर्ट को एक ओवरलॉर्ड कहा जा सकता था, और पिछले कुछ टाइम से जब भी उन लोगों ने फाइट करी थी तो उन्हें शायद ही कोई अपना मैच मिला हो। इस वजह से उन दोनों का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई था और वो जामा एम्पायर के लोगों को भी बिल्कुल नीची नजरों से देखते थे। उन दोनों की बॉडी से एक ब्राइट गोल्डन ग्लो बाहर आने लगता है और वो एक रॉकेट की तरह जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। ये देख के यूमे का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। वो जियान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं एक बंदे को थोड़ी देर के लिए संभालती हूँ, तब तक तुम दूसरे इंसान को जल्दी से डिफीट करो, क्योंकि मैं बस थोड़े टाइम के लिए इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारी इंजरीज के साथ मुझे नहीं लगता तुम फाइट कर पाओगे। ये सुन के यूमे जियान की आंखों में गहराई से देखती है। वो एक स्माइल के साथ कहती है कि अच्छा होगा तुम अपने आप को ओवर एक्सर्ट न करो। तभी पीछे जिनजैन की आवाज आती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, आज तुम लोगों में से किसी का हेड तो मेरी लिस्ट में ऐड होने वाला है। एक इशारे पे उसके हाथ में एक ऐसा वेपन आता है जो काफी अनयूजुअल शेप में लग रहा था। उसकी शेप थोड़ी सी रिंग जैसी थी जिसपे काफी शार्प थॉर्न्स थे, और हम दूर से देख सकते हैं कि ये वाला वेपन काफी ज्यादा लीथल पॉइजन से कवर्ड है। जिनजैन का कंपेनियन भी एक सिमिलर आइटम को बाहर निकालता है। ये देख के यूमे का फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो जियान से कहती है इन दोनों के वेपन्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं, खासकर जब उनकी दुकी इन वेपन्स में जाती है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ये सुन के जिनजैन कहता है कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम सबको इन वेपन्स के बारे में इतना सब कुछ पता है, और ये बात करते टाइम उनका दूसरा बंदा यूमे के ऊपर हमला कर देता है। उन लोगों की बकवास से जियान के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि अब वो ऑलरेडी दोवांग था। जब जियान की कल्टिवेशन दोवांग लेवल पे थी तब भी वो इन लोगों को कीड़ों की
तरह मसल सकता था। अब तो बात ही दूसरी है। अपनी तरफ बंदे को बढ़ते हुए देख यूमे काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी थी। वो अपना हैंड क्लेंच करती है जिससे एक शार्प सोड उसके हाथ में आ जाती है और जब वो फाइट करने के लिए जाने वाली होती है तभी एक हाथ उसे रोकता है। यूमे इस बात से स्टन रह गई थी। वो जियान की तरफ देखती है लेकिन इस वक्त जियान का फेस बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब उसके फेस पे एक स्माइल नहीं बल्कि एक रूथलेस एक्सप्रेशन आ चुका था। जिनजैन और उसका कंपेनियन इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब ये फाइट काफी ज्यादा इजी होगी। अब उनकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। वो अपने फायरिंग एक्सप्लोजन के साथ जियान के ऊपर हमला करते हैं लेकिन जब वो जियान के 10 मीटर के रेडियस में एंटर होते हैं तभी जियान की बॉडी से एक जेड कलर ग्रीन की फायर रिंग उन दोनों में जा टकराती है। वो जितनी स्पीड से जियान की तरफ बढ़ रहे थे उससे ज्यादा स्पीड से वापस जाने लगते हैं। वो जैसे तैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं लेकिन उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। वो जियान के फेस पे एक इविल स्माइल को देख के काफी ज्यादा शॉक में आ चुके थे क्योंकि उन दोनों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस यंग मैन के एक सिंगल अटैक को वो नहीं झेल पाएंगे। उनका शौक तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो जियान की फ्लक्चुएशंस को महसूस करते हैं। वो दोनों साथ में कहते हैं दो हुआंग। इस बात को जान के उनके चेहरे पे काफी ज्यादा पसीना आने लगता है। अब उन दोनों का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था क्योंकि जो सामने बंदा खड़ा है उसकी एट मोस्ट एज बस 20 की होगी और इस एज में अगर कोई दो हुआंग पे भी पहुंच जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सामने वाला इंसान क्लियरली दो हुआंग स्टेज पे है। वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं लेकिन उन्हें इस चीज का आंसर कहीं नहीं मिलता है कि इतना यंग दो हुआंग कब से आ गया जामा एम्पायर में। और यहाँ सिर्फ जामा एम्पायर की बात नहीं, उन दोनों ने आसपास कहीं भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना था। इस चीज को एक्सपीरियंस करके यूमे की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। उसने भी ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी साइड में जो बंदा जो भी 20 साल का भी नहीं लग रहा है वो एक दो हुआंग लेवल का प्रैक्टिशनर है। वो अपने दिमाग में कहती कि इसकी ट्रेनिंग स्पीड कुछ ज्यादा टेरिफाइंग नहीं है। और जब यूमे ये बात सोच रही थी तभी चीची की साउंड आती है और सामने वाले दोनों बंदे बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। वो जियान की तरफ देखते हुए कहती है कि जल्दी से इन्हें पकड़ो, इन्हें जाने मत देना। लेकिन जब तक वो जियान की तरफ देख भी पाती तब तक जियान उसके सामने से ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका था। इस स्पीड को विटनेस करके वो अपना सर पकड़ लेती है। वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी फील कर रही थी क्योंकि कहीं ये इंसान दूसरे एम्पायर से होता तो शायद क्वीन मेडुसा के अलावा इस पूरे एम्पायर में जियान का सामना करने के लिए कोई नहीं था। और जब यूमे ये सब सोच रही थी तभी दो लोगों के गिरने की आवाज आती है। जब वो सामने देखती है तो वो दोनों लोग उसके सामने पड़े हुए थे लेकिन फर्क बस इतना था कि उनकी सांसें अब नहीं चल रही थी। जियान कहता है कि लोग भागते बहुत तेजी से हैं। अब इस स्पीड और स्ट्रेंथ को विटनेस करके यूमे भी थोड़ा सा डरने लगी थी। वो बड़ी केयरफुली जियान से पूछती है कि क्या मैं मिस्टर का नाम जान सकती हूँ। ये बात सुन के जियान अपने अंदर ही अंदर बहुत तेजी से हंस रहा था। वो यूमे को टीज करते हुए कहता है, कमांडर यूमे, क्या तुम उस लिटिल परवर्ट को भूल चुकी हो जिसने तुम्हें डिजर्ट में नहाते हुए देख लिया था, जिसके बाद तुमने मेरा 100 किलोमीटर तक पीछा किया था। ये बात सुन के यूमे उस सीन को याद करने लगती है और अचानक से जियान का पुराना फेस उसके सामने आ जाता है। वो जियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम वही हो। और इसी के साथ एंडिंग हो जाती है हमारी ये वाला एक्सप्लेनेशन की। पता नहीं सुबह से थोड़ा सा गला खराब है, फिर भी ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बन सकते हो क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ऐसे मजेदार वीडियोस मिलते ही रहते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस है मेरे लिए, यू कैन ऑल्सो राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे पिछला वाला एपिसोड। तब तक के लिए बी हैप्पी, टाटा, बाय बाय।